टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रयागराज विकास प्राधिकरण चाहे अपनी लाख पीठ थपथपा ले और जगह जगह कार्रवाई की बात कहे, मगर ये नज़ारा आपको चौंका देगा बेहद, क्योंकि ये नज़ारा है शाहगंज इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का, जहां आप देख सकते हैं कितनी ऊंची ऊंची इमारतें बनी हैं और इस इमारतों में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बने हैं और दुकानों में आप देख सकते हैं किस तरह से भीड़ है और सामान। सबसे बड़ी बात है, छोटी सी गली है उसमें भी अतिक्रमण है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये दिखती है कि सड़कों पर गाड़ियाँ खड़ी हैं, उसके बावजूद यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, मगर ना ही इसका मानचित्र स्वीकृत है और ना ही इस पर कोई पीडीए कार्रवाई करती है। यहाँ बिना मानचित्र स्वीकृत करे यहाँ 3 से 4 मंजिला ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनी हैं और ना ही इस पर कोई कार्रवाई हुई है आज तक। सबसे बड़ी बात, ना इनके पास पार्किंग है और ना ही कोई सुविधा, जिससे सड़क पर गाड़ियाँ खड़ी होती है और यहाँ से बाइक पैदल निकलना भी लोगों के लिए मुश्किल होता है। यहाँ के स्थानीय लोगों को परेशानी का करना पड़ता है सामना। पीडीए बना अनजान। संगम नगरी प्रयागराज, जहां पीडीए लगातार सीएम योगी के आदेश पर लगातार कार्रवाई कर रही है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है, चाहे वो अवैध निर्माण हो, चाहे बाहुबली माफियाओं के अवैध निर्माण हो। मगर सबसे बड़ी बात, पुराने शहर की सबसे बड़ी मार्केट इलेक्ट्रॉनिक शाहगंज मार्केट, जहां पर ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स बिना पार्किंग के बने हैं और या तो उनके मानचित्र स्वीकृत नहीं है, उसके बावजूद पीडीए की लापरवाही से इस तरह से अवैध निर्माण करे कॉम्प्लेक्स शाहगंज इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में चल रहे हैं। इस पर अब पीडीए किस तरह की कार्रवाई करेगा, किस तरह से इस पर लगाम कसेगा, ये देखने वाली बात होगी। मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। यहाँ रमज़ान के मुबारक महीने में हर कोई नमाज़ पढ़ता है, ऐसे में टोपियों की भी बिक्री बढ़ जाती है। ऐसे में टोपी की भी कई वैरायटी है। दुकानदारों की माने तो टोपी 5 रुपये से लेकर 500 रुपये तक की है, जिसमें बरकाती, चाइना, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, इंडोनेशियाई, साथ ही ओवैसी टोपी की भी मार्केट में डिमांड है। इस बार टोपी की क्या खास डिमांड है और किस तरह से अलग अलग बाज़ारों में टोपियाँ आई हैं। लोगों का कहना है कि जो लोग नमाज़ 50% पढ़ते हैं, रमज़ान के महीने में 90% लोग नमाज़ पढ़ने लगते हैं, जिससे टोपी की भी डिमांड होती है। और इस बार सबसे ज़्यादा खास ओवैसी टोपी की डिमांड। क्या कुछ कहना है पूरे मामले पर दुकानदार का, आइए सुनाते हैं आपको। रमज़ान में मैक्सिमम डिमांड जो है, आज सभी लोगों को टोपी लगा के ही नमाज़ पढ़ना होता है और जो नहीं भी पढ़ता वो भी पढ़ने की कोशिश करता है। ये महीना ऐसा बरकत का है कि ये साल में एक बार मिलता है। वैरायटी में तो तमाम जो दुनिया में आ रही थी 50 वैरायटी है, वो अलग अलग ना, कोई तुर्की है, कोई चाइना है, कोई बांग्लादेशी है, कोई इंडोनेशिया है और अवैसी है और दमिश्क है, तमाम वो टोपियाँ हैं। और क्या नाम, बरकाती है और इसी तरह मतलब ये खानकाही है, लखनऊआ है, तमाम जैसे 50 टोपियाँ हैं हमारे पास। 5 रुपये से ले करके 500-700 रुपये तक की आपको हमारे यहाँ टोपियाँ मिल जाएंगी एक। भाई ऐसे समझ लीजिए कि अगर आम तौर पे आदमी 25% नमाज़ पढ़ता है तो इस वक्त 90% पढ़ने की कोशिश करता है कि हाँ, तो 90% में होता ही है कि उनको टोपी भी 90%। इस वक्त खपत जो है 3 गुना बढ़ जाती है मेरे हिसाब से, कि कभी कभी तो ऐसा रहता है किसी माल की शॉर्टेज भी हो जाती है। मतलब इस वक्त पाकिस्तानी या ये लखनऊआ और ये अवैसी, जिसको हक्कानी बोलते हैं, इसका क्रेज़ ज़्यादा हो गया है। मेरा नाम हामिद अली। रमज़ान का महीना मुसलमान के लिए बड़ा बरकत और अफजल का महीना होता है। ऐसे में कहा जाता है इस महीने में जितनी खरीदारी करे कोई भी, इसका ऊपर वाला कोई हिसाब नहीं करता, जिसको लेकर इस महीने में लोग जमकर खरीदारी भी करते हैं। लूट व टप्पेबाजी जैसी घटनाओं से कैसे बचें, क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर एडीजी जोन प्रयागराज का, आइए सुनाते हैं। आज हम एक अति महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, जिसमें कि बैंकों, वित्तीय संस्थानों, सर्राफे, दुकानों और उसके आसपास जहां भी ऐसे स्थान हैं जहां नकद लेन देन होता है, वहां से टप्पेबाजी और लूट की घटनाओं को कैसे रोकें। के लिए हमारे समस्त जो पुलिस जन हैं वो ये बात नोट कर लें कि जब भी हम योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हैं तो उससे सफलता मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। कई घटनाएं इस प्रकार की होती हैं जो एक सेंसेशन पैदा कर देती हैं। व्यापारी वर्ग, आम जनों के बीच में एक अविश्वास की भावना उसमें पनपने लगती है जब भी कोई बड़ी घटना हो जाती है। इसलिए जब भी कई छुट्टियों के बाद, जब जैसे सोमवार को बैंक खुलते हैं या अन्य संस्थान खुलते हैं या कुछ बंदी के बाद मार्केट खुलती है, तो ऐसे स्थानों पर प्रातःकाल से ही चेकिंग किया जाना बहुत आवश्यक है। कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें टप्पेबाज
आसपास के डेरे बना कर रखते हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के आसपास, वहाँ से आते हैं। इसके लिए हम रात्रि में चेकिंग करते हैं, लेकिन सुबह के टाइम ही हमें चेकिंग के लिए अपने स्थान नियत कर लेने चाहिए। जो नगर क्षेत्र की ओर जो आने वाले रास्ते हैं उन पर चेकिंग की व्यवस्था की जाए, जो जनपद के एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर चेकिंग की व्यवस्था की जाए। और अब सीसीटीवी पर्याप्त संख्या में लगे हैं, जहाँ जहाँ नहीं है ऐसे महत्वपूर्ण स्थानों पर हमें सीसीटीवी की व्यवस्था भी करा लेनी चाहिए। टप्पेबाज बहुत ही शातिर तरीके से इन घटनाओं को अंजाम देते हैं। वो कई बार ग्रुप में चलते हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं, भोले भाले नागरिकों को वो अक्सर टारगेट बनाते हैं और कई घटनाएं ऐसी करते हैं जो बैंक के परिसर के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि कौन व्यक्ति ऐसा है जो नकदी लेकर आया है या वहाँ से निकाल रहा है। वो आपकी मदद के बहाने जब आप कोई फॉर्म भर रहे होते हैं तो उस पर निगाह रखते हैं। जो भी ज़्यादा नकदी का कार्य करता है उसको चाहिए कि वह अलर्ट रहें। गैंग कईयों की संख्या में चलते हैं, वो आपका ध्यान बटाने के लिए, आपका ध्यान दूसरी ओर आकर्षित करने के लिए वो पूरी कोशिश करते हैं। कहीं गंदगी फेंक देंगे, कहीं वो चलते हुए अगर कोई साइकिल बाइक से कोई अपना कैश ला रहा है तो उस पर कोई ऐसा औजार फेंक देंगे कि जिससे लगेगा कि कोई बाइक में कुछ टूट फूट हो गई है, या साइकिल में कुछ ऐसा कपड़ा फंसा देंगे या बाइक में कपड़ा फंसा देंगे जिससे लगेगा कि गाड़ी जाम हो गई है। और जब व्यक्ति उसमें उलझ जाता है अपना कार्य करने में, जैसे वो बाइक और साइकिल को ठीक करने लगता है, तभी वो क्या करेंगे कि आपका जो कैश का थैला है उसको ले जाने की कोशिश करेंगे, भाग जाएंगे। उसमें एक व्यक्ति आपसे बातचीत करता रहेगा और लोगों को ये पता भी नहीं चलता कि ये सब एक ही साथ थे। लेकिन ऐसे बहुत सारे विगत समय में जो केस हुए हैं उनमें कई सारे गैंग प्रकाश में आए हैं और इन गैंग्स पर जब काम किया गया तो वो किस तरह से अपने टारगेट को सेलेक्ट करते हैं वो बताते हैं कि वो एक ग्रुप के रूप में चलते हैं और बैंक में वो पहले से ही वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अक्सर बैंक खुलने के समय पर कुछ लोग बैंक के बाहर रहेंगे, पूरा वहाँ का जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको एनालाइज करते हैं कि वहाँ सिक्योरिटी गार्ड है या नहीं है, वहाँ के आने जाने के रास्ते, भागने के रास्ते किधर से होंगे। तो इस तरह की घटनाएं टप्पेबाजी की भी हो सकती हैं। कुछ लोग तमंचा और असला लगाकर लूट करते हैं। इसके लिए हमें जब ड्यूटी लगाते हैं तो सबसे पहला काम होगा कि हम उनको, अपने स्टाफ को ब्रीफ करें कि ड्यूटी के दौरान किस प्रकार से हमें चेकिंग करनी है। तो ये जो ब्रीफिंग होगी ये गस्टेड ऑफिसर्स को अपने स्वयं करनी चाहिए और थानाध्यक्ष को अपने स्टाफ को करना चाहिए। उनकी संवेदनशीलता बताएं, कौन कौन से क्षेत्र है जिनमें चेकिंग करेंगे, किस प्रकार से लोगों से व्यवहार करेंगे। आप बैंक पर, बैंक मैनेजर, उन स्टाफ, वहाँ के कस्टमर, उनकी सुरक्षा के लिए जा रहे हैं। ये नहीं लगना चाहिए कि आप उनके लिए कोई परेशानी पैदा कर दें। उनका जो नॉर्मल बिजनेस चल रहा है उसमें व्यवधान करें। इसलिए इसकी SOP बनाई गई है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसके अनुसार ही आप चेकिंग करें और कहीं भी कोई शिकायत का इसमें मौका नहीं मिलना चाहिए। कोई संदिग्ध व्यक्ति है तो उसको चेक करते हैं। किसी भी सामान्य नागरिक का धन ना कोई चोरी कर पाए, ना लूट पाए, ना टप्पेबाजी कर पाए, इसके लिए प्रयागराज जोन की पुलिस हमेशा दृढ़ संकल्प है। उत्तर प्रदेश पुलिस के सभी जवान व अधिकारी आपकी सेवा में सतत कार्यरत हैं। जहां रेलवे द्वारा एक कर्मयोगी के नाम से कार्यशाला चलाई जा रही है, जिसमें किस तरह से टीटीओ को पैसेंजर के साथ व्यवहार करना चाहिए और किस तरह से उनका अनुभव रहा है और किस तरह से उन्होंने लोगों की मदद करी है, ऐसे में किस तरह से उन्होंने अपनी सहायता दी। वहीं TTE अब्दुल शकील बताते हैं कि कुछ दिन पहले वो ट्रेन पर थे और उनके 3 पैसेंजर की अचानक तबीयत खराब हो गई। वो किसी होटल से खाना खा के आए थे और उनकी तकलीफ़ें बढ़ती गई। ऐसे में उन्होंने पैसेंजरों से पूछा कि कोई डॉक्टर है या किसी के पास मेडिसिन है, तो उनको एक लेडी ने बताया कि मेरे पास मेडिसिन है। तो उन्होंने बच्चे समेत माँ बाप को मेडिसिन दिलवाई, जिसके बाद उनको कुछ आराम हुआ और नेक्स्ट स्टेशन पर अब्दुल शकील ने डॉक्टर को बुलाकर उनका ट्रीटमेंट कराया, जिसके बाद पैसेंजर काफ़ी खुश हुए और अब्दुल शकील को पैसे देने की भी पेशकश की, जिसको अब्दुल शकील ने ठुकरा दिया और कहा ये मेरा कर्तव्य है। और साथ ही उनका कहना था कि जब वो स्वस्थ हुए और उनको अच्छा देखकर उनके भी मन को खुशी मिली। क्या कुछ कहा है अब्दुल शकील ने, आइए सुनाते हैं आपको। नहीं, डॉक्टर मिला नहीं उसमें,
फिर 2-4 लोगों से हमने पता किया कि क्या आप लोगों के पास इस तरह की दवा है, तो बगल में एक लेडीज थी, उन्होंने कहा हाँ है हमारे पास, हम रख के चलते हैं हमेशा। तो उन्होंने जब दवा दिया बच्चे लोगों को, तो उन लोगों को बड़े बड़े भी खाए और उसको बहुत हल्का फुल्का रिलीफ मिल गया। तब तक हम वहीं पर थे कानपुर में, फिर डॉक्टर ने अटेंड किया, सबको इलेक्ट्रॉल वगैरह दिया, फूड पॉइजनिंग हो गई थी उनको। उसके बाद उनका हाल बहुत अच्छा था। डॉक्टर के जाने के बाद उन्होंने मुझको 500 रुपया दिया, देने लगे कि ये आप ले लीजिए। तो मैंने कहा नहीं सर, ये पैसा नहीं लेंगे हम, पैसा ले लीजिए, ये हमारा कर्तव्य है, आप इसको रखिए। कहे आप बहुत अच्छे आदमी हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा और मुझे भी गर्व महसूस हुआ कि हमने किसी की मदद की, और छोटे बच्चे के लिए ज़्यादा फिक्रमंद था मैं। संगम नगरी प्रयागराज, अगर विकास देखना है तो करेली की सड़कों पे आएँ, जहां आपको गड्ढा युक्त बड़ी बड़ी सड़कें दिखेंगी और सड़कों के हाल कुछ ऐसे दिखेंगे जिसका कभी मानो कायाकल्प हुआ ही ना हो और आज तक ना ही इसका विकास हुआ हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 साल हो गए मगर ये सड़क आज तक नहीं बनी। ये कई गांव को जोड़ती है और ये मस्तान मार्केट चौराहे की सड़क का नज़ारा है, जहां आप देख सकते हैं आने जाने वाले लोग रात में यहाँ दुर्घटनाग्रस्त भी होते हैं और जिम्मेदार बने अनजान। संगम नगरी प्रयागराज की नज़ारा है अतरसुइया चौराहे से रानी मंडी पुलिस चौकी की ओर जाने वाली सड़क का। जी हाँ, जहाँ समदाबाद के पास आप देख सकते हैं किस तरह से बिजली का तार सड़क पर लटक रहा है और किसी समय भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जहाँ गर्मी के कारण ये तार लटक कर झूल रहा है मगर जिम्मेदारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया है, ना ही चंद कदम पर दूरी पर पावर हाउस है मगर उसके बावजूद इस पर ध्यान नहीं दिए। किसी समय भी हो सकती है बड़ी दुर्घटना, जिम्मेदार बने अनजान। संगम नगरी प्रयागराज, ये किसी समय भी बड़ा हादसा जीरो रोड बस स्टैंड के सामने हो सकता है। ये नज़ारा है जीरो रोड बस स्टैंड के सामने का, जहां आप देख सकते हैं बिजली का तार टूटकर किस तरह से बीच सड़क पर लटक रहा है और यहां पर आसपास के दुकानदारों ने बचाव के लिए बीच में प्लास्टिक की बास्केट रख दी जिससे लोगों का ध्यान आकर्षित हो और करंट की चपेट में आने से बचे। मगर बिजली विभाग अगर सही समय पहुंचकर इस तार को नहीं हटाया तो किसी समय भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। बिजली विभाग की लापरवाही से जीरो रोड बस स्टैंड के सामने लटकते तार से कभी भी हो सकती है बड़ी दुर्घटना। वहीं सामने बस स्टैंड भी है जिससे 24 घंटे यहाँ से बसें संचालित होती हैं। जीरो रोड बस स्टैंड के गेट के सामने ही ये तार लटक रहा है और बिजली विभाग अनजान बना है। आप देख सकते हैं पुराने शहर के सबसे व्यस्त इलाके में बीच सड़क पर लटकता बिजली का तार बड़ी दुर्घटना को दे रहा दावा, जिम्मेदार बने अनजान। अब देखना है बिजली विभाग इस पर किस तरह की कार्रवाई करता है या फिर किसी बड़ी दुर्घटना के इंतजार में है बिजली विभाग। संगम नगरी प्रयागराज के सेकंड चेतम लाइन प्रयागराज उत्तर प्रदेश निदेशालय के निर्देशों के अनुरूप ग्रुप हेडक्वार्टर प्रयागराज में शहीदों को शत नमन कर कार्यक्रम के अंतर्गत उनके परिजनों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर KP कृष्ण कुमार व विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी, GUP गर्ल्स बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल सिद्धार्थ घोष, प्रशासनिक अधिकारी मेजर फरहाद दीबा, सूबेदार मेजर शिवदान सम्मिलित हुए। हमारे देश के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि भी दी गई, वहीं सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित भी किया गया और परिवार वालों को स्मृति चिन्ह मोमेंटो दिया गया। वाहिद हवलदार शैलेंद्र कुमार सिंह, GDR मोहम्मद मंजिर, कैप्टन जितेश भूटानी, GDMM दीनानाथ, कैप्टन VP सिंह, सिपाही लक्ष्मणन तिवारी, सिपाही लाल मणि यादव, स्वार सिंह पूजन, भावक संतोष कुमार के परिजनों को सम्मानित किया गया एवं देशभक्ति नाटकों की प्रस्तुति 6 UP गर्ल्स बटालियन के कैंडिडेट द्वारा दर्शाई गई। हम लोगों ने ये डिस्कशन चल रहा है सपोर्ट के लिए जो कैडेट्स को मिलता है, तो स्टेट गवर्नमेंट को भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह मैच करना चाहिए। कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो मैं NCC के ऑफिसर्स से डिस्कस कर रहा हूँ और विधानसभा में मैं ज़रूर NCC की जो मांगे हैं उनको उठाऊंगा और साथ में यहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड में भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, उस पर भी हम लोग के ऑनगोइंग डिस्कशंस हैं। और आने वाले दिनों में जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो हमारी सोच है कि दूर दूर से कैडेट्स आएँ, तमिलनाडु से आएँ, ईस्ट से आएँ, नॉर्थ से आएँ, वेस्ट से आएँ, तो वो कैडेट्स जब यहाँ पे आएँ तो उनको एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए कि उनकी जो स्टे है वो एक प्लेजेंट स्टे हो और वो कॉन्सेंट्रेट कर पाएँ
नगरी प्रयागराज में जहां विमल गुप्ता को ममफोर्डगंज का व्यापार मंडल अध्यक्ष चुना गया है। सुभाष नगर उद्योग व्यापार मंडल ममफोर्डगंज, जिसकी संबंधितता अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल से रहेगी। आज इस व्यापार मंडल गठन के कार्यक्रम में प्रयागराज व्यापार मंडल प्रकोष्ठ के लालू मित्तल ने माला पहनाकर विमल गुप्ता को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कार्यकारिणी सदस्यों का गठन क्षेत्र व्यापारियों की सहमति से हुआ। बता दें, इस मौके पर कई उद्योग व्यापार मंडल के लोग मौजूद रहे। वहीं विमल गुप्ता को अध्यक्ष चुने जाने पर लोगों में खुशी दिखाई दी। साथ ही इस मौके पर क्या कुछ कहना था व्यापार मंडल अध्यक्ष ममफोर्डगंज विमल गुप्ता का, किस तरह से वो अब लोगों के लिए कार्य करेंगे, क्या उनकी रणनीति होगी, किस तरह से वो लोगों की व्यापारियों की समस्या का निदान करेंगे, आइए सुनाते हैं आपको। ममफोर्डगंज के व्यापारियों द्वारा छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी सभी ने एक मत से आज जो सम्मान हमको दिया व्यापारी के नेता के रूप में, मेरे ऊपर विश्वास जताया। मैं ममफोर्डगंज के सभी व्यापारियों का बहुत हार्दिक एवं अभिनंदन करता हूं और जो विश्वास उन्होंने मेरे ऊपर जताया है, मैं उनके कोई भी समस्या रहेगी, चाहे व्यापार से संबंधित हो, घरेलू समस्या हो, व्यापारियों की उनकी समस्याओं का निस्तारण करूंगा और जो भी कानून सम्मत होगा। कभी कभी सुनाई पड़ता है पुलिस प्रशासन के द्वारा भी कुछ वसूली की शिकायत हमारे पास आती है और कभी कभी कुछ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उनको प्रताड़ित किया जाता है। इसमें मैं अपने जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर मैं उनकी समस्याओं का निस्तारण तुरंत करूंगा और उस पर त्वरित कार्रवाई पहले भी करता रहा हूँगा और करूंगा। परिचय बता दें। मैं विमल कुमार गुप्ता, अध्यक्ष व्यापार मंडल सुभाष नगर व्यापार मंडल ममफोर्डगंज। संगम नगरी प्रयागराज, जहां यूपी में योगी सरकार ने राज्य की बुजुर्ग महिलाओं को बड़ा तोहफा देने का फैसला लिया है। इसके तहत फ्री बस सेवा की यात्रा कर सकेंगी। जानकारी के अनुसार जल्द ही 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से रोडवेज बस में मुफ्त बस सेवा करने का लाभ मिलेगा। सरकार के इस निर्णय पर जब जनता से बात की तो सरकार के इस फैसले पर उनका क्या अपना मत था और किस तरह से सरकार के फैसले पर जनता ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। अच्छा है भैया, चल रहा है, चलाओ, हम भी लोग भी चलेंगे आएंगे भैया। गरीब आदमी कहाँ से पाए पैसा कौड़ी। अब गरीब आदमी एक दरे अपना बैठा उठा रहा था, अपना नहीं आ गया, 2 पैसा हो गया, अपना चल दिया। और कहाँ ढेर के पैसा पाई कि मतलब जाई आई और क्या करी। अरे हमारी प्रतिक्रिया ये है कि ये सब सरकार बेवकूफ़ जनता को बना रही है। एक बाजू इस तरह से करेगी और दूसरे बाजू सरसों तेल है, रिफाइन है, पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, घुमा के उधर से वसूल करेगी। जैसा इन्होंने कहा फ्री सिलेंडर, अब 1003 रुपये का कहाँ से भरा में लोग परेशान हैं। अब फिर लकड़ी भी नहीं मिल रही है, जानवर भी नहीं रखे हैं, उपली भी नहीं मिल रही है, त्राह त्राह मचा है। वो तो वहाँ राजगद्दी पे बैठ के देख रहे हैं कि आदेश दे रहे हैं, लेकिन गांव में आकर के जनता को देखें कि क्या हो रही है। इनके कार्यकर्ता जो है सब अपना मनमानी कोई रिपोर्ट देते नहीं, सब चमचागिरी में लगे हैं। ये देश की हालत है। भाई अगर सरकार ने ऐसी योजना चालू की है तो बहुत अच्छी बात है। इससे महिलाओं को काफ़ी फ़ायदा होगा, हर तरह से फ़ायदा होगा। मतलब कहीं भी आना जाना है तो उनको फ्री सेवा मिली है तो आसानी से आ जा सकती हैं। संगम नगरी प्रयागराज में जहां कैंट पुलिस द्वारा सड़कों पर निकलकर पैदल गश्त किया गया और चेकिंग भी की गई। बता दें, एसएसपी प्रयागराज अजय कुमार के निर्देशन पर जहां जाम की समस्या लगने पर पुलिस ने जाम से लोगों को निजात दिलाई, साथ ही पैदल गश्त भी किया और सड़कों पर निकलकर लोगों को यातायात के प्रति जागरूक भी किया। वहीं संदिग्ध लोगों की चेकिंग भी की गई और संदिग्ध वाहनों की भी चेकिंग की गई। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।